नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समूह की अध्यक्षता का ऐतिहासिक हल्ला बनवाया, मानो जैसे भारत ने चांद तारे पा लिए। मगर इस हवाबाजी से हासिल क्या है? केवल फोटोशूट, और वह दुनिया में नेगेटिविटी बनाने की कीमत पर। अब तक की दोनों अहम बैठकों से पश्चिमी देश असंतुष्ट, नाराज व गुस्साए हुए हैं, तो रूस और चीन ने भी मेजबान भारत का लिहाज करने की बजाय यह मैसेज बनवाया कि दिल्ली में वे अपनी दादागिरी रखते हैं। तभी अमीर देशों के G20 समूह की भारत अध्यक्षता फेल है। न क्वार्टर फाइनल में और न सेमीफाइनल बैठक में कुछ हुआ। समूह के सदस्य देशों का एक साझा बयान भी जारी नहीं हो पाया। अब सितंबर में फाइनल है, लेकिन क्या राष्ट्राध्यक्षों के फाइनल शो में भी भारतीय मेजबानी का कूटनीतिक ओलंपिक सार्थक तथा सफल होगा? आखिर कुछ तो साझा संकल्प बनना चाहिए। वैश्विक मसलों का दिल्ली प्रस्ताव निश्चित ही बनना चाहिए। भारत ने इतना तामझाम किया, घर घर ये नगाड़ा बनवाया कि देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के राजा है, सब उनसे सलाह करते हैं और उन्हें मानते हैं। यदि ऐसा है तो उनके कहने व चाहने से दिल्ली में तो कम से कम विश्व नेताओं में सहमति होनी थी। मगर पहले G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक, फिर विदेश मंत्रियों की बैठक, दोनों बिना किसी समझौते सहमति के खत्म हुई। इसलिए आशंका है कि राष्ट्राध्यक्षों की फाइनल सितंबर बैठक में हाथ मिलाने के लिए भी क्या सभी विश्व के नेता दिल्ली आएंगे, दिल्ली पहुंचेंगे? कहीं राष्ट्राध्यक्ष भी अपने सहायकों को नहीं भेजते, जैसे विदेश मंत्री की बैठक में जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों ने हाल की बैठक में अपने सहायक दिल्ली भेजे हैं। न मेजबानी का मान, न रेफरी की कोशिशों से सहमति और न ही उसके चाहे एजेंडे को खिलाड़ियों द्वारा गंभीरता से लेने का सत्य। तब भला G20 के भारत शो में आगे ताली बजाने को क्या है? यदि नतीजों में मरी चूहिया भी नहीं निकली है तो हम भारत के लोग अब क्या नगाड़ा बजाएं? क्या यह कि विश्व नेता भारत आए हैं, आ रहे हैं, और ये अपने आप में शान बढ़ाने वाली बात है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में अछूत नेता नहीं है, बल्कि बाइडन, पुतिन, शी जिनपिंग आदि उनके हमजोली है। वे दुनिया के सरपंच है। दुनिया आपस में लड़ रही है और भारत का ये गौरव जो वह सबकी चौपाल, विश्व का पंचायती चबूतरा। अच्छी बात इसलिए तय माना जाए कि इस तरह मुगालतों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विदेश मंत्री जयशंकर G20 की अपनी अध्यक्षता के हवाई तरानों को सितंबर तक भुनाते रहेंगे। लेकिन अपने को दिखता नजर आ रहा है कि G20 की शिखर बैठक जहां नक्कार खाने में तूती होगी, वहीं दुनिया का हर नेता, वैश्विक मीडिया भारत की नेगेटिव छाप लिए हुए होगा। वैश्विक थिंक टैंक यह सोचते हुए होंगे कि हवाबाजी कोई भारत से सीखे। है कुछ नहीं, लेकिन हवाबाजी ऐसी जैसे दुनिया मानो धान 22 पंसेरी। रूस से दोस्ती की यदि डींग है तो कम से कम अपनी मेजबानी की शान के खातिर नरेंद्र मोदी और जयशंकर को पुतिन से साझा प्रस्ताव की हाथ तो बनवा लेनी चाहिए थी। लेकिन G20 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? रूस के बचाव में दुनिया के आगे ग्लोबल गवर्नेंस खत्म होने का रोना रोया। पर सोचे, यह किससे हुआ है? ऐसा किससे है? क्या यूक्रेन पर रूसी हमले से नहीं? सोचे, भारत खुद संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर में लिखी हुई ये बात मानता है कि सभी देशों की संप्रभुता, राजनीतिक स्वतंत्रता और अखंडता ही नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था व कानून है। कोई देश यदि इसको मानने के बजाय दूसरे देश पर हमला करता है तो वह चार्टर का एक तरफा उल्लंघन करने वाला दोषी। इसलिए मौजूदा वैश्विक संकट में रूस साफ तौर पर अपराधी है। क्या एक स्वतंत्र संप्रभु यूक्रेन को कब्जाने के लिए रूसी सेना ने हमला नहीं किया है? यदि चीन इसी तरह अरुणाचल प्रदेश व लद्दाख को अपना कहकर उसे कब्जाने के लिए भारत पर हमला करे तो ग्लोबल गवर्नेंस को खत्म करने, उसे ठेंगा बतलाने वाला अपराधी चीन नहीं होगा? इस दो टूक रियलिटी के बावजूद भारत ने रूस की निंदा, उसका नाम लेकर लड़ाई को तुरंत रोकने जैसे स्टैंड के बजाय
प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल गवर्नेंस के खत्म होने के जुमले से कूटनीतिक पाखंड बनाया। इस हकीकत से G20 की दिल्ली बैठक से विकसित, सभ्य व लोकतांत्रिक देशों में भारत की सराहना हुई होगी या भारत से एलर्जी बनी होगी। तभी गुरुवार को वैश्विक मीडिया में चर्चा थी कि भारत कैसा देश जो चित भी पट भी मेरी, अंत मेरे बाप का की अप्रोच से मेजबानी कर रहा है, दोनों नावों की सवारी से G20 की बैठक को बेमतलब बना दे रहा है। इस समूह का कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। हिसाब से रूस और यूक्रेन के मामले में G20 का पहले से मंजूर इंडोनेशिया के बाली का प्रस्ताव है। इसे इंडोनेशिया ने अपनी अध्यक्षता में पास कराया था। जानकार मान रहे थे कि बाली प्रस्ताव के टेम्पलेट से मोदी व जयशंकर के लिए दिल्ली बैठक में वैसा ही प्रस्ताव पास करा लाना आसान होगा, लेकिन हुआ क्या? जानकार मान रहे थे कि बाली प्रस्ताव के टेम्पलेट से मोदी और जयशंकर के लिए दिल्ली बैठक में वैसा ही प्रस्ताव पास करा लेना बहुत आसान होगा, लेकिन क्या हुआ? बाली की बैठक में रूस और चीन ने दादागिरी नहीं की, लेकिन दिल्ली में रूस तथा चीन अड़ गए। रूसी अधिकारियों ने दादागिरी के साथ मीडिया को यह भी बताया कि पश्चिमी देशों की ब्लैकमेलिंग और धमकियों के विरोध में रूस तथा चीन एकजुट है। इतना ही नहीं, रूस के विदेश मंत्री ने भारत को हाईली रिस्पॉन्सिबल बताकर उसकी तारीफ की। मतलब दुनिया को जताया कि चीन और रूस के साथ भारत नींद में चलता हुआ है। इसलिए अगला सवाल है कि भारत की कूटनीति में वह क्या कमी, क्या गड़बड़ है जो वह अपने दबदबे से साझा प्रस्ताव नहीं बनवा पाया? मोटा जवाब है वह बड़बोलापन, जिससे रूस, चीन और पश्चिमी नेता सभी समझते हैं कि भारत का क्या मतलब है। तभी G20 बैठक पर मेरे खुलासे का अगला शीर्षक है जयशंकर की बड़बोली कूटनीति। हाँ, सचमुच में ध्यान नहीं पड़ता कि आजाद भारत के इतिहास में एस जयशंकर जैसा बड़बोला विदेश मंत्री पहले कोई क्या था? उनकी तरह बोलता हुआ विदेश मंत्री पहले कौन था? नटवर सिंह भी विदेश मंत्री रहते इतना नहीं बोलते थे जितना जयशंकर बोलते हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से लेकर घरेलू राजनीति तक हर चीज पर अपना बयान दे रहे हैं। चीन सीमा पर घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाता है तो वे विदेश मंत्री की तरह नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के किसी ट्रोल की तरह जवाब देते हैं। 1962 की याद दिलाते हैं। यूक्रेन युद्ध के मसले पर भारत के परोक्ष रूप से रूस का साथ देने की बात आती है तो वे पश्चिम को आईना दिखाते हैं, भारत की संप्रभु विदेश नीति का हवाला देते हैं। सवाल है कि इस सब से भारत को क्या हासिल हो रहा है? उन्होंने रूस का समर्थन किया, रूस के समर्थन में पश्चिमी देशों को लेकर तीखे बयान दिए। चीन के समर्थन में तो वे यहां तक कह गए कि भारत से बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की है, तो भारत उससे कैसे लड़ सकता है? भारत की लाचारगी दर्शाने वाला भला इससे शर्मनाक बयान क्या कोई और दूसरा हो सकता है? कूटनीतिक कौशल का आलम यह है जो तमाम फूफा के बावजूद G20 देशों की बैठक में एक साझा प्रस्ताव भी पास नहीं हो पाया। भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस तथा चीन के साथ दिख रहा है। जब ये सवाल उठा कि भारत क्यों रूस के साथ कारोबार कर रहा है या उसका साथ दे रहा है, तो उन्होंने पश्चिमी देशों से कहा कि वे अपनी समस्या को दुनिया की समस्या मानते हैं और दुनिया की समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह वे रूस तथा चीन दोनों का समर्थन करते दिखे। फिर भी वे रूस और चीन को नहीं समझा पाए कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में कम से कम एक साझा बयान तो जारी होने दे। दोनों से भी ज्यादा उन्हें सिर्फ रूस को समझाना था और उसे तैयार करना था कि वह साझा बयान होने दे। असली कूटनीति तो यही होती कि जयशंकर रूस को समझाकर एक साझा बयान जारी कराते। उनका सद्भाव रूस और चीन से भी है और यूरोपीय व अमेरिकी देश भी किसी न किसी वजह से भारत के प्रति सद्भाव दिखा रहे हैं, तो दांवपेच से बाली प्रस्ताव को ही फिर से जारी करा लेते। यदि जयशंकर सिर्फ रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को तैयार कर लेते तो ये सब संभव था। सब जानते हैं कि अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन के पक्ष में हैं और रूस, चीन दोनों एक साथ है, जबकि भारत अपने को तटस्थ बताता है। तो इन तीन समूह की समझदारी से बीच का रास्ता निकलता और कूटनीतिक भाषा में प्रस्ताव तैयार करके उसे जारी किया जाता तो माना जाता कि भारत की कूटनीति कमाल की। लेकिन कूटनीति कोई नहीं हुई।
प्रधानमंत्री का भाषण हुआ और विदेश मंत्री की बयानबाजी हुई। ऐसे कुछ हासिल नहीं हुआ करता है। दुनिया के 20 सबसे बड़े देशों के विदेश मंत्री जुटे और साझा बयान पर भी सहमति नहीं बनी, तो ये सत्य भारत की विदेश मंत्री जयशंकर की फेल कूटनीति का दो टूक प्रमाण है। बहरहाल यह एपिसोड अब यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आग्रह कि G20 की बैठक के अन्य पहलुओं का अगला एपिसोड भी जरूर देखें। Do not forget to subscribe to our channel for all the latest gossip on politics and my take on world affairs.